हेलो एवरीवन, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। इस पूरी सीरीज़ का मेन मोटिव ये है क्योंकि हमारे लिए एनसीईआरटी इज़ वेरी नेसेसरी। अगर हम एनसीईआरटी को 11-12 सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम इसे नीट या सीयूईटी की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एनसीईआरटी को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना और उसके बाद उस पर डीप डाउन जाते जाना इज़ वेरी नेसेसरी। सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 8 11th क्लास का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए चूज़ करा है क्योंकि हमको पता है जो हमारा फुल ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड है या हमारा पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम बेस्ड है एक सेल के ऊपर। सेल की अंडरस्टैंडिंग रखना और उसके बारे में डीप डाउन समझना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहला चैप्टर उसके लिए आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट जो पैरा है मैंने रीड कर लिया, उसमें कुछ गिवन ऐसा नहीं है। मेनली वो क्या बता रहा है कि आपका लिविंग या नॉन लिविंग के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। कैसे हम बोलें कि ये चीज़ लिविंग है या ये चीज़ नॉन लिविंग है। इसलिए आपको कौन बताता है कि ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसके अंदर क्या ऐसा चीज़ है जो उसको अलग बना रही है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, some are composed of single cell which are called unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। यूनि का मतलब होता है वन। बहुत बहुत चीज़ें क्या होती है हमको पहले से पता होती है, बट अगर आप उनके वर्ड्स पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो और ज़्यादा इजी हो जाती है। जैसे यहाँ पे आया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। वन सेल को बियर करने वाले ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब जब हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी का मतलब होता है मैनी सेल्स जिसमें हो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम अपनी बात करें, हम एज अ ह्यूमन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8.1 पे, व्हाट इज़ सेल। एक्चुअली सेल है क्या उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये पहले क्या बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने में कर पाते। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब कि उनको किसी अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो एज अ सेल, अगर वो यूनिसेलुलर है मतलब एक सेल ही है, वो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। अगर वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है तो मतलब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रहा है, उसको किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, वही बात, अगर आप वो एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म कर पा रहा है तभी तो वो एबल होएगा टू लिव। वो अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए तभी होएगा तब वो अपने कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ सेल से कम है, मतलब कुछ पार्ट सेल नहीं है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। Hence, cell is the fundamental structure functional unit of life. That is the most important point here, जो मैं आपको अभी हाईलाइट करके दिखाऊंगी। सेल, ये सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो ये तो बात कोई ऐसी नहीं है, नहीं, ये बात बहुत बेसिक है जो हमको 8th 9th में पढ़ा दिया जाता है हमारी एनसीईआरटी में। ये सेल हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, बेसिक यूनिट लाइफ है, ये रटा होता है सबको, कोई इसमें वो नहीं है। अब उसके बाद नीचे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एंटोन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। मतलब एंटोन वॉन लीवेनहुक जो थे उन्होंने पहली जिंदा सेल को देखा था, उसको डिस्क्राइब करा। जिंदा सेल देखने का मतलब क्या है, एक इनसे भी पहले रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिस्कवरी करी थी, बट उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर करा था जो कि कॉर्क में मिली थी उन्हें। बट एंटोन वॉन लीवेनहुक जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिविंग सेल को डिस्क्राइब करा था सबसे पहले। ओके, उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, ऐसे न्यूक्लियस क्या होता है, एक टाइप का ब्रेन
कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए सेल। ठीक है, मैं उसको एज अ हेड ऑफ सेल हम सब उसको बताते हैं। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ ए सेल। अब ये क्या है, ये क्या बोल दिया। सबसे पहले आप ये याद रखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, तो बहुत सारी एक नई लोगों के अंदर डिटेल्स पता चलना स्टार्ट हुआ था लोगों को सेल के बारे में। सेल क्या एक बहुत माइक्रो लेवल पे, माइक्रोमीटर या उससे के साइज़ बहुत माइन्यूट होता है। आप उसको नेक्ड आई से ना तो स्टडी कर सकते हैं, ना उसके बारे में इतना डीप डाउन डिटेल्स उसके ऑर्गेनेल्स वगैरह के बारे में बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसको डीप डाउन उसको मैग्नीफाई करता है। जब आप किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देख रहे हो तो मतलब आप उसके डीप डाउन लेवल को, रिसर्च को इंक्रीज़ कर पा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जैसे ही डिस्कवरी हुई ना, तो एक बूस्ट दिखने मिला स्टडी में, सेल्स वगैरह की स्टडी के अंदर। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं हम सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है। नहीं तो आपके बेसिक जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, आपके किसी कोचिंग वगैरह में, उसमें भी कुछ ना कुछ सेल थ्योरी से आता है। सबसे पहले इनका ईयर लर्न करना वो नेसेसरी है। ईयर में हम कौन सा ईयर याद रखेंगे, गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ईयर क्या है, 1838 बाय मिस्टेक 1838 में क्या होता है, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे स्वीडन। ठीक है, स्वीडन उसको ऑन करके हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, Sweden, a German botanist explained a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells. उन्होंने क्या करा, एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एग्जामिन करा। एग्जामिन का मतलब स्टडी करी। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाले कि हर कोई ना जो प्लांट है कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट। हमको ये तो बात पता ही है कि हमारे पास सबसे पहले सेल आता है, सेल से नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू फॉर्म होता है, ये तो हमको पता ही है। तो वही बात उन्होंने बोली, पहले सेल आया फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद उन्होंने सेल सारी कंपोज्ड एक साथ आई, सेल्स का ग्रुप बना, उन्होंने क्या बनाया, एक टिश्यू को फॉर्मेशन करा। एट अबाउट द सेम टाइम, जस्ट सो सॉरी, हाँ, स्क्वान 1839, ये लर्न रखना, 1839 वेरी इंपॉर्टेंट। और स्क्वान वो भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट, ये याद रखो, जो हमारे स्वीडन थे। जस्ट अ सेकेंड। एंड स्क्वान, जस्ट अ सेकेंड, एक का 1838 की हम स्टडीज़ पढ़ते हैं, एक की 1839 की, और दोनों के उनके जर्मन थे, एक बोटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ओके, अ जर्मन जूलॉजिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, रिपोर्टेड दैट द सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमको देखो पता है, हर किसी सेल की एक बाउंड्री वॉल होती है। बाउंड्री वॉल का मतलब जैसे एक प्लॉट की बाउंड्री वॉल होती है, ऐसे सेल की बाउंड्री वॉल होती है। और सेल की बाउंड्री वॉल को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेरी सेल है, इस सेल के अंदर मेरे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, कोई न्यूक्लियस है, कहीं कुछ है, और इस बाहर की लेयर को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया हमारा। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell। देखो, एक तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लांट सेल में क्या होती है, ये अब अगर हमारी सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब मैं आपको बताऊँ, ये एनिमल सेल्स में होती ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होती। ये प्लांट सेल्स का एक टाइप का यूनिक फीचर है, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। On the basis of this, Quine proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell। बिकॉज क्वान ने क्या बोला, उन्होंने स्टडीज़ करी ना, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या दी उन्होंने कि जो सारे के सारे एनिमल एंड प्लांट होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल होते हैं। कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट में मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या है? आप एक ह्यूमन की बात लो, एक सेल से बना हुआ है, बट प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या हमारी पूरी बॉडी में एक ही सेल है? नहीं, बहुत सारे सेल मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने वर्ड प्रोडक्ट ऑफ सेल को यूज़ करा। अगर हम नई बात करें कि स्क्वीडेन एंड क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर क्या दी? सेल थ्योरी दी उन्होंने। दिस थ्योरी हाउएवर डिडंट एक्सप्लेन ऑन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। उन्होंने थ्योरी तो दे दी, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि नई सेल्स फॉर्म कैसे होती हैं। ठीक है, नई सेल्स कैसे फॉर्म होती है? नई सेल्स फॉर्म होने की थ्योरी दी थी रुडोल्फ विर्च्यू ने 1855 में। अभी तक आपके कौन सी 3 ईयर्स याद रखना। अभी तक हमारे पास 1838 आया स्क्वीडन के लिए, 1839 आया स्कॉन के लिए, और 1855 आया जो कि रुडोल्फ विर्च्यू की सेल थ्योरी में एक नई थी कि सेल कैसे फॉर्म होती है। उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स ऑफ। अभी जो हमको बहुत इजी बात लग रही है कि सेल्स डिवाइड होगी, नई सेल्स फॉर्म होगी, ये अभी हमारे के लिए बहुत बेसिक बात है, क्योंकि हमको इस बात की इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने क्या बोला कि उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन जब नहीं थी, उन्होंने बोला कि सेल डिवाइड होती है, नई सेल्स फॉर्म होती है। सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल आती है। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एक टाइप का ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसके ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके वो आप स्पेलिंग से याद रखें तो मैं ज़्यादा अच्छा बोलूँगी, आप इसको स्पेलिंग के साथ याद रखें। आपको टिक मार्क वाले में भी स्पेलिंग बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाते। सेंटेंस सेम देती है, बट कहीं ओमनिस में कहीं कुछ ऐसे 2 वर्ड दे दिए जिसमें ओमनिस की स्पेलिंग दोनों में अलग अलग है, सेलुलर ई सेलुलर बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं कह रही हूँ। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्क्वीडन एंड क्वान टू गिव द सेल थ्योरी। उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन करा। मॉडिफिकेशन क्या होता है? पहले से एग्जिस्टिंग चीज़ में कुछ चेंज लाना। ठीक है, उन्होंने मॉडिफिकेशन करा स्क्वीडन एंड क्वान ने टू गिव द सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप देने के लिए। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज़, जो अभी के टाइम पे सेल थ्योरी पढ़ी जाती है, ओके, फर्स्ट पॉइंट है इसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो स्क्वीड एंड क्वान ने भी बोल दिया था कि सारे के सेल से बनी हुई है, और ऑर्गेनिज्म, सारे का सारा ऑर्गेनिज्म सेल से बन के हुआ है, वही उसके प्रोडक्ट से है। और जो रुडोल्फ विर्च्यू ने ऐड करा था वो मेनली सेकेंड पॉइंट था, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सारी की सारी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज करती है। अंडरस्टूड? चलो, हम इसके 2 पार्ट हमने कर लिए। अब नए पार्ट पे आते हैं 8.3 जो ओवरव्यू ऑफ सेल है। ठीक है, एक सेकेंड। एन ओवरव्यू ऑफ सेल 8.3 यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल in an onion peel or human cheek cells under the micro। एक्चुअली 12th में जाके कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह आपकी बायोलॉजी लैब में होते हैं, जहाँ पे अनियन पील सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे शो करते हैं। आई होप आपने पहले देखा हो, 10th में भी करवा देते हैं बहुत टीचर्स। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। अनियन क्या है? अनियन मतलब प्याज के एक टाइप का प्लांट सेल है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। क्या है? सेल वॉल है उसकी आउटर बाउंड्री में। ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि प्लांट सेल के पास एक आउटर सेल वॉल होती है आउटर बाउंड्री के लिए। दे सेल ऑफ ह्यूमन चीक्स हैज़ आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल।
बट ह्यूमन जी क्या एक टाइप की एनिमल सेल है, बट एनिमल सेल में आपको पता है एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर के एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस तो भैया हमने बहुत बार पढ़ रखा है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं एक ब्रेन ऑफ सेल, है ना। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्या करते हैं? क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें, नहीं तो मैं अभी आपको बता भी देती हूँ। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर होती है, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, वेयर एज द सेल लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। इस चैप्टर में ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। बट एक चीज़ जो इन दोनों में कॉमन है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। इसमें क्या है, जो बोथ प्रोकैरियोटिक लो या यूकैरियोटिक लो, दोनों में ना सेमी, देखो वर्ड ये पे फोकस करना, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इस पे अंडरलाइन कर लीजिए अपनी को बुक्स पे। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब पूरी टाइप से फ्लूइड नहीं है, हल्का सा सेमी, मतलब उसमें कुछ प्रोपोर्शन जेली लाइक कह सकते हैं ना, सेमी फ्लूइड उस टाइप का मैट्रिक्स है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, ये मेनली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। साइटोप्लाज्म क्या है? जहाँ पे मेनली सारी एक्टिविटीज़ होती है, वही होते ना। घर के मान लो, ये पूरा सेल को एक घर मान लो, घर के बीच में कोई एक मेन ऐसा रूम हो जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, इस टाइप से वो सारी एक्टिविटीज़ मेनली वहाँ पे होती हैं। बहुत सारी एक्टिविटी मेन एरिना होता है। इसको मैं ना एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ, मेरे को एक सेकंड दीजिए। मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज़, ओके डन। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट में रखने के लिए इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि वो लिविंग स्टेट में रह पाए। देखो लिविंग स्टेट में अगर नहीं रहेगा, उसमें कुछ एक्शन रिएक्शन कोई कुछ चल ही नहीं रहा सेल का, मतलब तो सेल डेड होगी। सेल डेड हमको नहीं चाहिए, हमको तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काम, इंसान की बॉडी की तब तो काम करती, तभी तो उसको लिविंग बोलते हैं। मैं मेनली केस की बात कर रही हूँ। अब कोई ये मत बोलना प्लीज़ कि कोमा में होते तब उसकी बॉडी कोई एक्शन नहीं कर रही है। इंटरनल उसकी बॉडी में एक्टिविटीज़ तब भी चल रही होती है, उसकी बॉडी मेटाबॉलिज्म शो कर रही होती है उस टाइम पे भी, ठीक है। एक्सटर्नल मूवमेंट्स ही बंद हो जाती है उस टाइम पे। आज हम ना पता है कहाँ तक पढ़े? एक सेकंड मेरे को ना 2 सेकंड में आपको दिखा दूँ आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे। आज ना प्रोकैरियोटिक सेल के पहले जो 8.3 वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दूंगी मैं आपके लिए, ठीक है। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? उसके अंदर मान लो सेल एक घर है, सेल के घर के अंदर अलग अलग कमरे हैं, हर कमरे का एक, जैसे हम पढ़ते हैं ना छोटी क्लासेस में, डाइनिंग रूम होता है, स्टडी रूम होता है, किचन होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनेलीज एक टाइप का घर के अंदर कमरे हैं। लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप का, मैं मजाक में बोल रही हूँ, आप इसको सीरियसली में लगे ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे एक टाइप का कमरे का नाम है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़, वैक्यूल्स, ये सारे क्या है? सेल के अंदर की ऑर्गेनेलीज हैं।
जिसको आप एक टाइप से घर के अंदर के रूम्स के कमरों के जैसे आप नाम की तरह याद रख सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऑर्गेनेली। सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, सेल तो वो भी है बट उसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड की कमी हो जाती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। देखो मैं आपको साइड में लिख के बता देती हूँ। अरे सॉरी, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक, इसको ना थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हमको दो तो हमने पढ़ लिया है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मैम बोल तो रहे हो, बट इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। और एक टाइप से प्रोकैरियोटिक का मतलब नेगेटिव न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस क्या है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड से बाउंड नहीं है, कुछ एक्सटर्नल उसके पास कवरिंग नहीं है। यूकैरियो मतलब न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस है। इसका आप बोल सकते हो या मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है। एक सेकेंड, हाँ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि हमारे पास ऑर्गेनेलीज होते हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल प्रोकैरियो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि राइबोसोम एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज में, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस होता है तो दोनों में, बट न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस होते हैं ना, एक कनेक्ट है, एक फुल्ली मेम्ब्रेन बाउंड है, ऐसे ही राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में, बट कुछ चेंज होते हैं। वो चेंजेस आप आगे स्टडी करेंगे, इस पूरे चैप्टर में बताया जाएगा वो चेंजेस क्या हैं। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईयर। रफ ईयर का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक टाइप का प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट ये होते हैं प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा आपको ये, इसलिए ब्रैकेट में प्लांट्स लिख रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों के दोनों आपको बोथ एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है। रफ ईयर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ना पहले क्लासेस में 9th में बहुत इंपॉर्टेंटली बताया जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। इसमें भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल्स में एक ऑर्गेनेलीज की होती है, सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में काम है। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, सेल डिवीजन को एक सेल से दो सेल बन गए, इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। यूजुअली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं आपको सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशली सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेगा ये। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल देखो हर सेल तो इक्वल नहीं होती, हमको पता है, हमने